नमन नमस्कार करता हूँ। और यहाँ पे प्रदीप प्रधान जी हैं, श्रीवास्तव जी हैं, अशोक पटेल जी हैं, नंदलाल जी हैं, शोएब जी हैं और बहालपुर के आप सब जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ, जो दादा बोल रहे थे कि वैसा मत करना क्या नाम है, ये राजनीति वाले ना है, नहीं ये फ्री इलाज तो वाला पहले है। मैं सुनना चाह रहा हूँ कि क्या नहीं करना है। तो क्या हो गया था ये थोड़ा सा 2 मिनट बताओ आप मेरे को। 2 मिनट क्या हो गया इससे? अशिक्षित है, इसके वजह से समय से इलाज या डॉक्टर के पास नहीं पहुँचे। प्राकृतिक की जो जड़ी बूटियां हैं उसी को अक्सर विश्वास करके उपयोग करते हैं और अपना इलाज करते रहते हैं। कभी ठीक भी हो जाते हैं, कभी ठीक भी नहीं होते हैं। जानकारी के अभाव से अच्छे डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते और कभी कभी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो हमारे अशोक भैया हम लोग को बताए, परसों की बात है कि नहीं, रायपुर से सबका नाम डॉक्टर साहब आ रहे हैं, तो विशेष पिछड़े जनजाति के लोगों टेबल को देने भी गए थे, देखेंगे और उनको इलाज करने की व्यवस्था बनाएंगे। तो मैं गांव वालों को सूचना दिया और सभी लोग उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत चले थैंक यू। ज्यादा उल्टा सीधा खाते थे का तो पेट के, छाती के, लीवर के प्रॉब्लम ला हमन अपन करके ठीक कर सकत हन। और जितना भी हमन अपन गांव में बड़े बुजुर्ग मन ला देखथन जेकर उम्र अच्छा है और स्वास्थ्य भी अच्छा है, जेकर अगर हम अच्छे ध्यान से देखबो समझ में आ रहे और वो आहार विहार से बढ़िया रही से तो अच्छा होकर जीवन चले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी और आज खास बातचीत में हमारे साथ खास मेहमान हैं गुडविल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सत्यजीत साहू, जो कि विशेष संरक्षित जनजाति के लिए सराहनीय पहल करते हैं और निःशुल्क सेवाएं देकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। आज आप हमारे साथ मौजूद है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में। नमस्कार। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि विशेष संरक्षित जनजाति के लिए जो सराहनीय पहल किया जाता है, इसके बारे में बताइए सर। देखिए, देश भर में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो टोटल 705 की संख्या में शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। और जब इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बीच में जब अध्ययन किया गया तो ये पता चला कि इसमें भी कुछ लोग हैं जो अति पिछड़े हैं। तो इसको भारत सरकार ने विशेष संरक्षित जनजातियों का दर्जा दिया। इनकी संख्या 65 है। तो ये पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स PVTG के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में इनकी संख्या 7 है। 5 जनजातियों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है और 2 जनजातियों को स्टेट गवर्नमेंट ने। चूँकि ये सेंट्रल की स्कीम है और इन्होंने इनको स्पेशली नॉमिनेट किया है, इसलिए राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के नाम से भी पूरे जन समाज में प्रचलित हैं, क्योंकि इनकी शिक्षा, इनका स्वास्थ्य, इनका रहन सहन अभी भी प्रिमिटिव है। मतलब इनमें जो विकास के जो सारे आयाम हैं उसमें सबसे पिछड़े माने जाते हैं। जी, तो इस अभियान के बारे में हम जानना चाहेंगे कि इस अभियान की शुरुआत कैसे हुई और आप इस अभियान से कैसे जुड़े, कब से चला रहे हैं इस अभियान? देखिए, हमने
एज ए डॉक्टर मैं समाज में बहुत काम करते ही रहता हूँ, पर जो प्राइमरी हमारा ऑब्जेक्टिव था सेवा। अब सेवा का जो आइडियल इंटरप्रिटेशन है कि बिना किसी रिटर्न के आप लोगों को सर्विस दें। अब हम रायपुर में आसपास बहुत जगह कैंप करते रहते हैं, हर जगह हमको ये बेनिफिट इनडायरेक्ट ही मिल जाता है कि हमारा नाम बढ़ता है, हमारा कैरी ऑन बढ़ता है, हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट आ जाते हैं। लोग बोलते हैं कि भाई आप कैंप तो कर रहे हैं तो इसमें सेवा क्या है, इसमें तो आपको भले अभी आप फ्री में इलाज कर रहे हैं लेकिन लोग तो आपके पास आ ही रहे हैं। तो फिर हमने सोचा कि ऐसा कौन सा हमारा ऑब्जेक्टिव रहे जहां हम सेवा को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। जैसे कि आप जानते हैं कि ये विशेष संरक्षित जनजातियाँ पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के इतने दूर दूर जगह में है, इतने दूरस्थ जंगलों और गाँव के बीच में, ज़्यादातर तो जंगल पे ही है। तो हम वहाँ जाएंगे तो कम से कम ये ऑब्जेक्टिव हमारा कि हम वस्तुतः बिना किसी रिटर्न के सेवा कर रहे हैं, ये फुलफिल होगा, ऐसा सोच करके हमने ये शुरू किया। और ये अभियान जो है हमने 1 जनवरी को, हम इस वर्ष हमने इस अभियान को लिया हमारी टीम के मेंबर्स के साथ। तो हमने 1 जनवरी का जो दिन है इस वर्ष का पहला तारीख, उसमें हम सबसे पहले कमार जनजाति के पास गरियाबंद जिले में फुलकर्रा गांव में गए थे। उसके बाद हमने देखा कि और किस किस जगह में है। तो जब हम कमार जाति के पास गए तो उसके बाद पिथौरा में हम भिथिटी गांव में गए, वहाँ भी भुंजिया कमार जनजाति थी। उसके बाद हम सोरित गांव में गए, वो भी गरियाबंद जिले में, वहाँ भुंजिया जनजाति के लोगों से मिले, उनके बीच स्वास्थ्य जागरूकता का अभियान किया। पहाड़ी कोरबा के लिए हम तीतरढांड कोरबा जिले में गए और बिरहोर जनजाति के लिए चचिया गांव के पास एक बिरहोर टोला है, वहाँ भी गए, वो कोरबा जिले में पड़ता है। पंडो और बैगा के लिए हम मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, बैकुंठपुर जिले में बैगा जनजाति और पंडो जनजाति के लिए क्रमशः बहालपुर और सिंघत गांव में हमने ये कैंप किया। विशेष जनजाति में फैली स्वास्थ्य के प्रति जो नकारात्मक भ्रांतियां हैं, उन्हें कैसे दूर किया जा रहा है आपके इस जो ये पहल चल रही है उसके द्वारा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जनजातियों का अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड है और उनके अपने संस्कार हैं, उनकी अपनी जीवन शैली है और वो उस जीवन शैली में रमे हुए हैं, मंझे हुए हैं। ज़्यादातर उनके जो शिक्षा का पैटर्न है, उनके स्वास्थ्य का पैटर्न है, उनके रोज़गार का, जंगल में जाते वनोपज उनके रोज़गार हैं। स्वास्थ्य के लिए वो ज़्यादातर तो स्वस्थ रहते हैं, पर उनके अपने लोकल ट्रेडिशंस हैं, उसके माध्यम से वो करते हैं। शिक्षा का उनका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार उन पे नहीं है, जो थोड़े बहुत कुछ लोग हैं जो गांव में आ गए हैं वो अपना करते हैं। तो ये बोलना कि बहुत भ्रांति है, ये मैं बहुत उचित नहीं समझता हूँ, पर एक जागरूकता की कमी ज़रूर है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके आसपास गांव में, कस्बे में, ज़िले में, ब्लॉक स्तर पे तो फैल ही गया है और बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स भी है। 108 की स्कीम है, 102 की स्कीम है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ की स्कीम है, मितानिन की स्कीम है, रूरल हेल्थ प्रोवाइडर की स्कीम है। तो हम जब वहाँ जाते हैं तो हम उनको ये प्रमोट करते हैं कि इस प्रकार की स्कीम का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि हम तो सिर्फ एक कैंप के लिए जा रहे हैं, जागरूकता के लिए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे उनके गांव में, उनके जंगल में मौजूद नहीं है, पर उनके नियर बाय मौजूद है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उस तरीके से। तीसरा ये है कि जो सबसे बड़ा हेल्थ रिलेटेड जो आपने पूछा है, उसमें हमको दिखा कि जो फूड हैबिट्स है वो शताब्दियों से एक पर्टिकुलर फूड हैबिट्स के माध्यम से जी रहे हैं। अब कुछ समय से जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ या कुछ स्कीम्स आई तो उसके कारण उनके फूड हैबिट्स थोड़ी बदली, और ये दोनों फूड हैबिट्स के बदलाव के कारण उनको कुछ कुछ स्पेसिफिक एरिया में माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण की प्रॉब्लम हमको एसेस हुआ। तो हम उनको बताते हैं भाई कि एनीमिया आपको है तो आपको आयरन रिच फूड लेना है, प्रोटीन डिफिशिएंसी है तो प्रोटीन रिच फूड लेना है। जो ज़्यादातर चावल बेस्ड उनका आहार है, जिन जनजातियों में है उनमें प्रोटीन डिफिशिएंसी है। अब और दूसरे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी भी डिफिशिएंसी कुछ कुछ जगह में है। कई जगह में सिकल सेल का प्रेवलेंस है, क्योंकि वो मलेरिया एंडेमिक बेल्ट है। तो हम उनसे जब बात करते हैं तो इन चीज़ों की जानकारी देते हैं, उनके ग्राम मुखिया से बात करते हैं, उनके महिलाओं से बात करते हैं, उनके बच्चों से बात करते हैं। जी,
प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च एंड इकोनॉमिक संस्था एक सराहनीय पहल कर रही है और विशेष संरक्षित जनजातियों के लिए जो महा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है? हालांकि आपने अभी इसके बारे में बताया कि जो भी लोग हैं जो बीमारी से ग्रसित है उन्हें आप जागरूक करते हैं, उन तक सेवाएं पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, मैं जो कॉन्सेप्ट जो मेरे दिमाग में आया, एक चीज़ तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो समाज है इस पे बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। पर समाज व्यक्तियों का समूह है, इसलिए कोई व्यक्ति, जैसे हमने जब हम सेवा करने के ऑब्जेक्टिव से भी गए तो हम समाज के लोगों को जोड़ करके हम उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट ये था कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस विशेष संरक्षित जनजातियों के लिए काम कर रही है, गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस है, NGOs की इंस्टीट्यूशंस है, पर समाज पर से जो मूल धारा के व्यक्ति हैं, जैसे हम प्रोफेशनल्स हैं, वो क्यों नहीं जा कर के वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। इस दृष्टि से मैंने हमारी टीम पे जो प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च एंड इकोनॉमिक्स इस संस्था से संपर्क किया, तो उनके टीम के लोग, उनके साथ रिसर्चर्स हैं, इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हैं, वो लोग हमारे साथ जुड़े। तो उनके साथ लेकर के जब हम एज ए टीम जा कर के हम संरक्षित जनजातियों के बीच में जाते हैं तो हमारा व्यू कॉम्प्रिहेंसिव होता है, होलिस्टिक होता है, समग्र विकास के प्रति हमारी दृष्टि बनती है। और समाज का जो रायपुर मान लीजिए हम हैं, या जो प्योर संस्था है, या जो दोस्त संस्था है, डॉक्टर्स ऑन स्ट्रीट, उनके लोग भी हमारे साथ जुड़े। तो जब हम सब मिल कर के वहाँ पे जाएंगे तो हम जनजातियों के जीवन पद्धति को, उनकी समस्याओं को, उनकी परिस्थिति को एक कॉम्प्रिहेंसिव वे पे स्टडी कर पाएंगे। और जब हम स्टडी कर पाएंगे तो हम उनके लिए कुछ सस्टेनेबल सॉल्यूशंस सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। समाज को, देश को, बहुत प्रकार की संस्थाओं को हम वो अपने रिसर्च, हमारा ऑब्जर्वेशन हम उनके सामने ला के रख सकते हैं। विशेष संरक्षित जनजातियों में अगर हम बात करें बैगा आदिवासियों की, तो उनकी जो संख्या है वो 10 साल पहले 71,000 के करीब थी, लेकिन अब जो है उनकी संख्या घटकर 42,000 के आसपास बताई जाती है, आ गई है। घटने की वजह क्या है, आपको क्या लगता है? देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्यों विकसित विकासशील देश में, जहाँ हम लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम सारे पैरामीटर्स पे प्रोग्रेस कर रहे हैं, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, टेक्नोलॉजी पे, पॉपुलेशंस पे हमारी प्रोग्रेस है, पर ये बहुत बड़ी विडंबना है कि ये बैगा जनजाति का जो डाटा आपने दिया, इनकी संख्या कम हो रही है। ऐसा सिर्फ बैगा जनजाति के लिए नहीं है, बिरहोर के लिए भी यही समस्या है, भुंजिया के लिए भी यही समस्या है, कमार के लिए भी यही समस्या है, पहाड़ी कोरवा के लिए भी यही समस्या है, अबूझ मड़िया के लिए भी यही समस्या है। तो इन्हीं स्टैटिस्टिक्स और पैरामीटर्स के कारण इनको विशेष संरक्षित जनजाति, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप की दर्जा दिया गया। जब हमने अध्ययन किया, समाज ने, सोसाइटी ने, गवर्नमेंट ने, तो ये पाया कि जो विकास के जो सारे कॉम्प्रिहेंसिव पैरामीटर्स हैं, जैसे आपकी एवरेज एज या आपकी लाइफ बढ़ती क्यों है, क्योंकि बचपन से आपको रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ का फैसिलिटी मिलती है। जैसे आप समझिए कि टीकाकरण है, पल्स पोलियो अभियान है, और ये महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को जब गर्भ के समय में स्पेशल केयर और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की फैसिलिटी है। तो जब रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ के डोमेन पे इम्प्रूवमेंट होता है तो आपकी प्रजनन क्षमता बढ़ती है, और साथ ही साथ जब कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है तो डेथ रेट कम होता है, इससे आपकी एवरेज लाइफ बढ़ती है। अब चूंकि ये जनजातियाँ मुख्य रूप से जंगल में निवास कर रही हैं तो उनको एसेस कम है। एक और ख़ास बात आप अगर ध्यान देंगी कि अगर आप हिंदुस्तान का एनालिसिस करें या विकसित देशों का एनालिसिस करें तो जो एवरेज एज है वो प्रोपोर्शनेट है उनके एजुकेशन से, वो प्रोपोर्शनेट है उनके पर कैपिटा इनकम से, वो प्रोपोर्शनेट है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ से। तो जब ये सारी फैसिलिटीज़ बढ़ती हैं तो एवरेज एज बढ़ती है। अब निश्चित रूप से उनकी संख्या घट रही है तो स्वाभाविक रूप से उनकी एवरेज एज घट रही है। ऐसा इसलिए है कि विकास के सारे पैरामीटर्स जो 75 साल में देश की आज़ादी के बाद हम जो बाकी स्टेट्स में, बाकी पॉपुलेशंस के पास है, वो उनके पास अनफॉर्चुनेट है कि वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। तो क्या लगता है आपको, किस तरह से इन्हें दूर किया जा सकता है? ये जो परेशानी नज़र आ रही, समस्या नज़र आ रही है सामने, किस तरह से उन्हें दूर किया जा सकता है? निश्चित रूप से
जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो अपने पूरे फोर्स से, पूरी शक्ति से इनके लिए पैसा भी खर्च कर रही है, इनके विकास के काम भी कर रही है। NGOs हैं, वो भी इनके लिए काम कर रहे हैं। पर हमारा ये सोचना है कि मुख्य धारा के लोग जुड़ेंगे, पहला, उनसे एक्सचेंज होगा, दूसरा, उनके साथ समरसता आएगी, तीसरा, और नए समय में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे अभी 21वीं शताब्दी है, अभी 2023 चल रहा है, तो नए समय में नई चुनौतियां हैं हमारे सामने। तो नई चुनौतियों के लिए नए तरीके से अगर हम स्टडी करें, नए सॉल्यूशन जनरेट करें, तो फिर हम इस जो दूरियां हैं, इस जो डेवलपमेंट के जो कमियां हैं, जो गैप है, उसको पूरा कर सकते हैं। और यही हमारे टीम के विजिट्स का उद्देश्य भी है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सवाल मुझे लगता है ये ज़रूरी है करना, क्योंकि हम जानना चाहेंगे कि आप एक डॉक्टर हैं और ज़्यादातर डॉक्टर्स जो है वो शहरों में जाने का प्रयास करते हैं, वहीं रहना बसना करते हैं, लेकिन आपका इस जो अभियान है, इससे जुड़ने की वजह क्या है? देखिए, क्या है, डॉक्टर का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है सर्विस करना है, पर अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेंड्स इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन और कल्चर में आ गया है कि हम शहरों पे रहें, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी एंजॉय करें, सुख सुविधाओं के बीच में रहें, पर जो सोसाइटी है वो, जो इन गरीब ट्राइब्स भी उसके हिस्से हैं, सिर्फ हम ही और हमारा जो शहर है उसका हिस्सा नहीं है। तो अगर सोसाइटी में हमको कंट्रीब्यूट करना है तो उन तक जाना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर मैं सिर्फ डॉक्टर के ढांचे पे, कोई भी व्यक्ति अपने प्रोफेशनल के ढांचे पे सिमट के रह जाएगा, तो वो समाज में व्याप्त चीज़ों के प्रति अपनी दृष्टि नहीं रख पाएगा, अपना विचार नहीं रख पाएगा। तो मैंने और मेरे टीम के सदस्यों ने ये सोचा कि हम एक प्रोफेशनल तो हैं, पर एक प्रोफेशनल्स के साथ साथ हम एक ह्यूमन बीइंग भी हैं। हम एक व्यक्ति हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं। हम एक परिवार के सदस्य हैं, परिवार से जुड़े हैं। हम समाज के सदस्य हैं, समाज से जुड़े हैं। हम एक छत्तीसगढ़िया हैं, छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। हम एक भारतीय हैं, भारत से जुड़े हैं। और एक मानव के नाते हम पूरे विश्व से जुड़े हैं। तो हमारा जो कनेक्ट है उसको हम एक प्रोफेशनल ढांचे पर रख करके अपने को सीमित कर देते हैं। ये जो मिथ है सोसाइटी के सामने, ये तोड़ने का भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। जी, आप अलग अलग विशेष जनजातियों के लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कैसा लगता है जब आप उन जगहों पर जाते हैं? क्या अनुभव होता है आपको उन लोगों से मिलकर, या हम बात करें उन लोगों को आपसे मिलकर कैसा लगता है? कैसा अनुभव आप वहाँ पे महसूस करते हैं? देखिए, जितनी भी जनजातियां हैं उनका एक स्वभाव है कि वो बाहरी लोगों से इंटरेक्शन अवॉइड करते हैं। तो जब भी हम जाते हैं तो वहाँ पे लोकल कोऑर्डिनेटर्स, उनके सरपंच, मुखिया, उनके रूरल हेल्थ में मितानिन, उनके माध्यम से हम उनसे संपर्क करते हैं। जो ऑब्जर्वेशन हमारा ये है कि भाई वो उनकी एक संस्कृति बिल्कुल अलग है, पर अलग होने के साथ साथ उसमें एक रिचनेस भी है। वो इतने वर्षों से उस पूरे जंगल के समाज में, जंगल के बीच में अपनी आजीविका कर रहे हैं। उनका एक समाज है, उनका एक अपना लीगल सिस्टम है, उनके अपने जीने की पद्धति है, उनकी पूजा पद्धति में बहुत रिचनेस है, उनके अपने फेस्टिवल्स हैं, और वो बहुत आनंदित होकर के जंगल के बीच में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सारे उत्सव वो मनाते हैं, बच्चे के पैदा होने से लेकर के उनके रस्म रिवाज हैं, जो उनके देवताओं के पूजा पाठ, प्रत्येक ऋतुओं के उनके पास उत्सव हैं, और मतलब पैदा होने से लेकर मरने तक का उनका एक अपना सिस्टम है। अगर हम हमारे सिस्टम से, जो कल्चर्ड या एडवांस सिस्टम से उसकी तुलना करेंगे, तो कुछ मामलों में वो हमसे ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड हैं। उनमें क्राइम्स की संख्या कम है, उनमें आपसी सहयोग की भावना ज़्यादा है। उनके जो आदिवासी समाज है उसमें मॉरल वैल्यूज़ हमारे से ज़्यादा अच्छे हैं। तो उनको देख करके ऐसा लगता है कि हमारे समाज को, विकसित समाज को भी इन आदिवासी समाज से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। आज आप न्यूज़ प्लस 21 पे खास बातचीत किए, हमने जाना विशेष जनजातियों के बारे में। क्या न्यूज़ प्लस 21 के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनसे? देखिए, मैं न्यूज़ प्लस 21 के दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा कि हम एज ए छत्तीसगढ़, एज ए इंडिया, एज ए वर्ल्ड और एज ए सोसाइटी, हम सब एक हैं।
हम सब कनेक्टेड हैं और ये जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स हैं ये भी हमारे हिस्से हैं, हमारे जीवन के हिस्से हैं। हम इनसे कट के नहीं रह सकते, ये हमसे कट के नहीं रह सकते। तो हमको इनसे ज़्यादा इंटरेक्शन डेवलप करना पड़ेगा और इनके हित के लिए सोचना, हमको और क्रिएटिव वे पे हम और क्या कर सकते हैं ये हमको सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ गुडविल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सत्यजीत साहू, जो कि विशेष संरक्षित जनजाति के लिए एक सराहनीय पहल करते हैं और निःशुल्क सेवा देकर उनकी लोगों को जागरूक करते हैं, उनकी सेवाएं करते हैं। इनकी टीम में और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं, जुड़ते हैं कि क्या कुछ अनुभव उन्होंने किया है और क्या कुछ अभी वो नया लेकर आ रहे हैं। चलिए जानते हैं। हम बातचीत करते हैं संतोष ठाकुर से, जो कि प्योर संस्था से कोऑर्डिनेटर है और एक रिसर्चर भी है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि प्योर ये जो नाम है आपकी संस्था का वो क्या है, और इसका अगर हम जानकारी ले कि पूरा जो नाम होता है वो क्या है। प्योर संस्था का पूरा नाम है प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च इन इकोनॉमिक्स। प्योर संस्था जो है वो बुद्धिजीवी और प्रोफेशनल लोगों की एक टीम है पूरी तरीके से, जो समाज में जो नए आयाम हैं, जो नए चीज़ें हैं उसके बारे में मंथन करती है, नए विषयों पर सोचती है, पुराने विषयों पे क्या कुछ नया हो सकता है। क्योंकि चूँकि प्रोफेशनल की टीम है ये, तो सबके पास में अपना एक अनुभव है, अपना एक ज्ञान है, जिसको हम लोग क्या है सोच कर उस पर मंथन कर कर आगे बढ़ते हैं कि इस पर और क्या नया किया जा सकता है समाज के लिए। जी, क्या कुछ अनुभव आपने महसूस किए संस्था से जुड़कर, और लोगों से जब आप बातचीत करते हैं क्या अनुभव रहता है? हम अपने अनुभव हमसे साझा करें। देखिए, अभी जैसे हम आदिवासी जनजातियों के बीच जा रहे हैं, तो हमारा एक प्रमुख उद्देश्य है कि हम कैसे लोगों को उन तक पहुंचा सके और उनको हम कैसे अपने तक ला सकें। देखिए, हमारे पास में सभी जगह पे पहाड़ है, पर्वत है, नदियां हैं, पर फिर भी हम लोग अनजान हैं चीज़ों से, जबकि उनको उनके बारे में बेहतर ज्ञान है। रिसर्च की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, तो रिसर्च का शुरुआत अगर आप देखें तो अब जब पुरानी व्यवस्था को देखेंगे तब एक नई व्यवस्था को लेके आएंगे। तो पुराने जगह जाकर, जिसको हम ये कहते हैं कि आदिवासी जनजाति हैं, अंतिम व्यक्ति है। देखिए, जो प्रारंभ होता है वही अंतिम होता है। आज आप पहली सीढ़ी पे हैं, वो आपका प्रारंभ है। जब आप और स्टेप्स बढ़ते चले जाते हैं तो आप जैसे 10 सीढ़ी में पहुंच गए, 100 चले गए, वहाँ आप देखते हैं कि जिसमें आप पहला पायदान था वो आपका अब अंतिम हो गया। तो शुरुआत जहाँ से हुआ है वहाँ से जब चीज़ों को समझना शुरू करेंगे आप, जब उनको समझेंगे आप, जब उन तक पहुँचेंगे आप, तो आप एक रिसर्च का नया मॉड्यूल बना सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि उनको क्या ज़रूरत है। आप वहाँ पहुँचते हैं, जैसे आपने पूछा कि क्या अनुभव है, हमने सोचा कि उनको हमारी ज़रूरत है। हम वहाँ पहुँचे तो पता लगा कि हमको ही उनकी ज़रूरत है, हमको उनकी आवश्यकता है। जैसे अगर आप कहीं भी जाते हैं, ट्रैकिंग पे चले जाइए, आप खर्च करते हैं, आप उन तक पहुँचिए, वही सारे एनवायरनमेंट आपको मिलेंगे। वहाँ पे आपको जंगल मिलेगा, पहाड़ मिलेगा, उनके साथ रहिए, समझिए चीज़ों को, वहाँ खर्च कीजिए। आप समझ जाएंगे कि इकोनॉमिक्स कैसे चेंज हो सकती है। हम वहाँ तक अगर चीज़ को लेके जाते हैं और उनको कहते हैं इसका उपयोग कीजिए, आप वहीं बैठ के उनके साथ में उपयोग कीजिए, उनके साथ में उपभोग कीजिए। आपने कहा कि उन जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि उनको हमारी ज़रूरत है, लेकिन असल में जब आपने ये अनुभव किया तो आपको ये लगा कि हमें उनकी ज़रूरत है। अगर जो कुछ लोग होंगे जो उनको दिमाग में ये सवाल आएगा कि कैसे आप इसे बता सकते हैं कि कैसे हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, शहरी व्यवस्था में जब आप हैं, हम सुबह क्या करते हैं, हमको जॉगिंग करना है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उनको इसकी आवश्यकता ही नहीं है। वो शुरू से ही काम में इतना सुबह उठते हैं, वो लोग चिड़ियों की चहचहाट से तो उठ जाते हैं वो लोग। तो वो हमको उनसे सीखना चाहिए। हम यहाँ से लोगों को जोड़े कैसे, जैसे मैंने बताया, हमको उनके पास पहुँचना चाहिए। आप वहाँ जब उनके साथ में रहेंगे, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अभी आपने देखा कोविड में कि हमको कितनी आवश्यकता थी ऑक्सीजन की, एक फ्रेश एनवायरनमेंट की। वहाँ आप पहुँचेंगे, आपके पास एनवायरनमेंट तो पूरा ही फ्रेश है।
हम यहाँ मिनरल वाटर का उपयोग करते हैं। आप पहाड़ के से निकलता हुआ या झरने से निकलते हुए पानी को पीजिए, आप मिनरल वाटर भूल जाएंगे। हम लोगों को देखते हैं कि दिनचर्या में जो सबसे ज़्यादा आवश्यक और ज़रूरी चीज़ें हैं वह मानसिक शांति। भाई मानसिक शांति के लिए ही तो हम लोग कहीं घूमने जाते हैं। उनके पास में वो मानसिक शांति पहले से ही है, मानसिक रूप से पूरी तरीके से शांत हैं, स्वस्थ हैं, डिमांड नहीं है, आवश्यकता नहीं है। और हमारे पास में हम आवश्यकता के चलते ही अपना बोझ बढ़ाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जब हम वहाँ पहुँचे तो हमको लगा हम उनकी आवश्यकता हम हैं, अभी पता लगा नहीं वो हमारे लिए आवश्यक हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि और ये जो बात है, अगर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी समझ आ गई होगी कि किस तरह से जो हम शहरी लोग हैं वो सोचते हैं कि उन्हें हमारी ज़रूरत है, लेकिन असल ज़िंदगी में अगर हम देखें मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए या फिर जो सुख शांति लोग चाहते हैं वो अगर ढूंढना है तो वहाँ जाकर आप एक बार उनसे मिल सकते हैं और बातचीत करके वहाँ रह के वहाँ का रहन सहन आप देख सकते हैं। ये आपने हमें बताया। जी बिल्कुल, आपने ये जो बातें कही वो बड़ा ही शानदार लगा मुझे। और आप संतोष ठाकुर हैं जो कि एक प्योर संस्था से जुड़े हुए हैं, कोऑर्डिनेटर है और एक रिसर्चर है, और आगे भी ये पहल है वो उनकी जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष ठाकुर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज़ प्लस 21 से आप आज जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे न्यूज़ प्लस 21 के दर्शकों? देखिए, मैं चाहता हूं कि जैसे मैं अभी कहा है कि आप भी उनसे जुड़िए, वहां तक जाइए, वहां निवास कीजिए, कुछ देर रहिए, छुट्टियां वहाँ बिताइए, आपको उनको समझने का मौका मिलेगा और आपको आपकी मन की शांति तो ज़रूर मिलेगी। अब विशेष जनजाति टीम से जुड़े हुए हैं सुनील शर्मा जी, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में। आपकी जो टीम है उसका नाम है दोस्त, और आप इस दोस्त टीम से कोऑर्डिनेटर हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि दोस्त जो ये नाम रखा गया वो क्या है, क्योंकि आजकल दोस्त यानी कि जो दोस्ती होती है उससे जुड़ा हुआ हमें लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कुछ अलग है। तो सबसे पहले आप इस दोस्त टीम के बारे में बताइए। दोस्त है डॉक्टर ऑन स्ट्रीट, इसका फुल फॉर्म है। ये टीम हमने बनाई थी पोस्ट कोविड में। कोविड का जब लास्ट हो रहा था तो हमने बहुत जगह देखा कि कोविड को लेके सभी जगह बहुत सारी भ्रांतियां भी थी, हॉस्पिटल को लेके, ट्रीटमेंट को लेके। तो डॉक्टर सत्यजीत साहू सर ने कहा कि अपन एक टीम बनाते हैं। तो दोस्त जो है मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े सेवाभावी डॉक्टर्स, नर्स, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ, इन लोगों की एक डेडिकेटेड टीम है जो हेल्थ पे काम करना चाहती है। तो उस टाइम हमने एक नंबर बनाया, एक नंबर फ्लैश किया, जो कॉल सेंटर जैसा रखे थे। तो वहाँ पे जिनका भी कॉल आता था तो हमारी टीम वहाँ तक जाती थी उनके तक, वहीं पे उनको ट्रीटमेंट और मेडिसिन देते थे। ये कोविड के दौरान हमने इसमें काम किया था, इस टीम में। फिर डॉक्टर सत्यजीत साहू सर ने फिर ये विशेष जनजाति वाला कार्यक्रम चालू किया, तो उसके लिए कांटेक्ट किए कि इसमें क्या कर सकते हैं। तो हमको भी लगा कि कुछ नया है, कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच के देखें कि क्या उनका कल्चर है, क्या उनका रहन सहन है, क्या उनका खान पान है, और कैसे करके उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए, और मुख्य धारा में जो बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं उनको कैसे वहाँ से वापस लाया जाए। फिर हमने सत्यजीत साहू सर के साथ फिर ये विशेष जनजातियों पे जाना शुरू किया। कितने वर्ष हो गए हैं आपको इस संस्था से जुड़े हुए, इस जो विशेष जनजाति के इस टीम से जुड़े हुए? ये कार्यक्रम तो हमने 1 जनवरी को ही स्टार्ट किया था, 1 जनवरी से जुड़े हैं। तो वहीं पर सभी अभी जितनी भी 7 जनजातियाँ हैं सभी जगह पहुँचे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जिसको हम लोग सो कॉल्ड जनजाति कहते हैं या पिछड़ा कहते हैं वर्गों में, बहुत सारे मायनों में वो हमसे आगे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग वैश्वीकरण में जो भूल चुके हैं, हमारा समाज जिसको भूल चुका है, वो उनके पास से वापस इस समाज में लाने की ज़रूरत है। जैसे कि अपन देखेंगे तो अभी जैसे न्यूक्लियर फैमिली होते जा रही है छोटे, और अभी भी वहाँ पे जॉइंट फैमिली वाला कल्चर है, पूरा गांव का गांव परिवार होता है वहाँ पे। अभी भी वहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बच्चों को शाम को इकट्ठा करके, सारे यंगस्टर को इकट्ठा करके अपने पुराने इतिहास, अपनी पुरानी संस्कृति, सबके बारे में 1 घंटा 1.5 घंटा समय देते हैं, जो आज हम
न्यूक्लियर फैमिली में अपने ही बच्चों को हम ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी उनमें इतनी अच्छी चीज़ें हैं जिसको हमको वापस अपने समाज में लाना है और उनको धीरे धीरे मुख्य धारा से कनेक्ट करना है, उनकी संस्कृति को बचाए हुए। और उनकी संस्कृति और उनके रहन सहन में भी एक विज्ञान है, उस विज्ञान को पता करना है। उनका एक अपना ट्रीटमेंट पैटर्न है, उनका एक लाइफ स्टाइल पैटर्न है जो हमारे यहाँ से मिस हो जा रहा है। तो दोनों को मिक्स करके कैसे उनकी संस्कृति को बचाए रखते हुए, उनके रहन सहन को, उनकी आजीविका के सब प्रकरण को बचाए रखते हुए भी उनको मुख्य धारा में जोड़ना, ये उद्देश्य है। इसके लिए हमारी टीम प्रयास कर रही है। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आपने ये कहा कि अंतिम लोगों तक पहुंचना, ये आपको लगा, क्यों आपको ये ज़रूरी लग रहा है कि अंतिम लोगों तक पहुंचकर उन्हें मुख्य धारा पर लेकर आए? क्या इसकी ज़रूरत है? ये लोग जो है वो जानना चाहेंगे। ये जो जब तक किसी भी राज्य, किसी भी देश का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक सारी डेवलपमेंट समाज के अंतिम व्यक्ति तक ना पहुँचे। तो हम यहाँ से एक विकास प्रक्रिया ये होती है कि जहाँ है वहाँ से चालू करो, और एक होता है आखिरी से चालू करो, अंतिम व्यक्ति से। तो ये समाज के सबसे छूटे हुए लोग हैं जिसको गवर्नमेंट भी उसी कारण इनको विशेष संरक्षित जनजाति का दर्जा दिया हुआ है। तो इसके लिए ऑलरेडी शासन प्रशासन अपने स्तर पर, युद्ध स्तर पर काम कर रही है, बहुत सारे NGO काम कर रही है। तो हम इस समाज के होते हुए हम इसमें क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, इसमें उनकी संस्कृति को बचाए रखते हुए क्या चेंजेस कर सकते हैं, कैसे उनको ला सकते हैं। तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि उनको भी मुख्य धारा में लाएं, ये हमारा प्रयास रहे। एक सवाल मैं और करना चाहूँगी कि शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए तो वहाँ पे पहल की जा रही, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है उस क्षेत्र में उन लोगों के लिए? शिक्षा व्यवस्था के लिए जो शासन प्रशासन के द्वारा सारे स्कूल्स वगैरह पे वहाँ पे बनाए गए हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको अवेयरनेस लाना है। उनके सारी सुविधाएं दी जाएंगी, उनके यूनिफॉर्म के लिए, मध्याह्न भोजन, सरकार की सारी स्कीम पहुंच रही है वहाँ पे, और सब लोग युद्ध स्तर पे काम भी कर रहे हैं। बट वहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम आ रही, स्कूल ड्रॉप आउट बहुत है वहाँ पे, जो 1 साल 2 साल करते हैं, और बहुत सारे लोग सिर्फ इसी नाम से स्कूल जा रहे हैं। उनको यूनिफॉर्म मिल जा रहा है, कपड़ा मिल जा रहा है, खाना मिल जा रहा है। उनको थोड़ा सा अवेयरनेस उनमें जगानी पड़ेगी। जो स्कूल ड्रॉप आउट जो हो रहे हैं बच्चे, जो छोड़ जा रहे हैं, और दूसरा कई जगह से बच्चे 11th-12th पास आउट भी हुए, सरकार उनके लिए नौकरियां भी प्रदान कर रही है, बट वो नहीं कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा अवेयरनेस उनके साथ बढ़ाना पड़ेगा उनके लिए। तो क्या शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी आपकी जो टीम है वो इस तरह के अवेयरनेस फैला रही है, उन तक लोगों तक पहुंचा रही है? बिल्कुल, हम उसमें बात कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, स्कूल जाने के एजुकेशन के फ़ायदे बता रहे हैं। हम जो वहाँ पे जो उनकी टीम है, उनके जो मुखिया लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि स्कूल भेजिए आप। आज आप न्यूज़ प्लस 21 के साथ मौजूद है, आप बातचीत किए, हमने आपकी टीम से हर एक चीज़ जाना कि किस तरह से लोग हैं उन्हें मुख्य धारा पर लेके आए, विशेष संरक्षित जनजाति है उन्हें, और किस तरह से वहाँ का जो माहौल है, जो आज हमारे समय में शहर में जो है वो लोग जो है वो भूलते जा रहे हैं। आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया कि लोग जो है वो अब अलग अलग हो रहे हैं, एक साथ नहीं रहते हैं। शाम के समय में जो बड़े बुजुर्ग के साथ बच्चे आजकल शहरों में अगर हम देखें तो वो नहीं बैठते हैं। ये बहुत ही अच्छी पहल है आपकी टीम के द्वारा, और हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं कि आपकी टीम इस तरह के सराहनीय पहल कर रही है उसके लिए। तो क्या कहना चाहेंगे आप न्यूज़ प्लस 21 के दर्शकों? न्यूज़ 21 प्लस के दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आपके आसपास में जो भी ऐसी जनजातियाँ हैं उनसे संपर्क करिए, देखिए, सीखिए। उनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम सीख सकते हैं। हम अपने आप को जो विकसित तो मान के चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे पैरामीटर में वो हमसे बहुत सारी चीज़ों में आगे हैं। सामाजिक वैल्यू में आगे हैं, मोरल वैल्यूज़ में आगे हैं, जो आज हमारे समाज से मिसिंग होते जा रहा है। तो कृपया आप वहाँ जाइए, उनसे मिलिए, उनसे देखिए, उनसे सीखिए और उनको साथ रखिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील शर्मा जी, आज आपने हमारे साथ बातचीत की, और आपकी जो विशेष टीम है विशेष संरक्षित जनजाति के लिए जो विशेष कार्य कर रहे हैं उनके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विशेष संरक्षित जनजाति की सराहनीय पहल जो कर रहे हैं, उनकी जो टीम है वो। सबसे पहले हमने बातचीत की डॉक्टर सत्यजीत साहू से, जो कि डायरेक्टर है गुडविल हॉस्पिटल के। उसके बाद हमने बातचीत की संतोष ठाकुर जी से, जो कि प्योर संस्था से कोऑर्डिनेटर है और एक रिसर्चर है, और साथ में साथ हमारे साथ मौजूद है अभी सुनील शर्मा जी, जिनसे हमने बातचीत की, जो कि दोस्त टीम से कोऑर्डिनेटर है। बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी तरह से कार्य करते रहें और उन तक जो भी सुविधाएं हैं वो पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
तो इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए हर एक क्षेत्र से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर, देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात। और आप सभी को प्रणाम और नमस्कार करता हूं। और यहाँ पे प्रदीप प्रधान जी हैं, श्रीवास्तव जी हैं, अशोक पटेल जी हैं, नंदलाल जी हैं, शोएब जी हैं और बहालपुर के आप सब जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ, जो दादा बोल रहे थे कि वैसा मत करना, क्या नाम है, ये राजनीति वाले ना है, नहीं ये फ्री इलाज तो वाला पहले है। मैं सुनना चाह रहा हूँ कि क्या नहीं करना है। तो क्या हो गया था, ये थोड़ा सा 2 मिनट बताओ आप मेरे को। 2 मिनट क्या हो गया रही इससे? अशिक्षित है, इसके वजह से समय से इलाज या डॉक्टर के पास नहीं पहुँचे। प्राकृतिक की जो जड़ी बूटियां हैं उसी को अक्सर विश्वास करके उपयोग करते हैं और अपना इलाज करते रहते हैं। कभी ठीक भी हो जाते हैं, कभी ठीक भी नहीं होते हैं। जानकारी के अभाव से अच्छे डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते और कभी कभी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो हमारे अशोक भैया हम लोग को बताए, परसों की बात है कि नहीं, रायपुर से सबका नाम डॉक्टर साहब आ रहे हैं, तो विशेष पिछड़े जनजाति के लोगों टेबल को दे दें भी क्या एक थे? देखेंगे और उनको इलाज करने की व्यवस्था बनाएंगे। तो मैं गांव वालों को सूचना दिया और सभी लोग उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत चले थैंक यू। ज्यादा उल्टा सीधा खाते थे कदा, तो पेट के, छाती के, लीवर के प्रॉब्लम ला हमन अपन करके ठीक कर सकत हन। और जितना भी हमन अपन गांव में बड़े बुजुर्ग मन ला देखथन, जेकर उम्र अच्छा है और स्वास्थ्य भी अच्छा है, जेकर अगर हम अच्छे ध्यान से देखबो, समझ में आ रहे और वो आहार विहार से बढ़िया रही से तो अच्छा होकर जीवन चले।